वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पाठशाला सर जी। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में किया था क्लास 10th का एसएसटी के कुछ ऑब्जेक्टिव्स एंड वेरी शॉर्ट्स, तो आज हम लोग करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप। ठीक है, अगर आपने पहले की वीडियो में प्रैक्टिस नहीं किया है तो कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 12 11 तक हो चुका था। ठीक, यहाँ से शॉर्ट आंसर स्टार्ट है, तो मेरे साथ साथ रिवीजन होते जाएगा आप लोग का, और आप लोग भी ट्राई करिएगा कि आंसर रिमाइंड करें। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? How did technology and economic development lead to over utilization of resources? देखो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कैसे बढ़ा धीरे धीरे समय के साथ साथ। ठीक है, पहले ये सारी चीजें नहीं हुआ करती थी, उसके बाद धीरे धीरे डेवलप हुई हैं, और डेवलप हुई हैं तो क्या इम्पैक्ट पड़ा है उस टाइम पे, जो पहले का टाइम था और आज के टाइम पे। ठीक, वो कंपेयर कर रहे हैं, और कैसे डेवलपमेंट भी हुआ है और थोड़ा मिसयूज भी हुआ है, देखते हैं आंसर में। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट फोर्सेस मेनी टाइप ऑफ न्यू रिसोर्सेज टू बी एक्सप्लॉइटेटेड विच लीड्स टू ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज। अच्छा देखो, पहले के टाइम पे ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे, ठीक, लेकिन जब अवेलेबल हुए, लाइक पेट्रोल डीजल्स वगैरह जब अवेलेबल हुए, तो क्या होने लगा? व्हीकल्स का ज़्यादा यूज़ होने लगा ना। जो अच्छा, फार्मिंग का आप एग्जांपल ले सकते हो। फार्मिंग कैसे होता था? ये बुल्स का जो रहता था, गाड़ी वगैरह उससे बनाते थे, और उससे उन लोग खेती करते थे। फिर धीरे धीरे क्या आया फार्मिंग कल्चर में? ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, इसमें क्या यूज होने लगा? ये यही पेट्रोल रिसोर्सेज है ना, ये पेट्रोल वगैरह यूज होने लगा ना। ओके चलो, वाइट। ओके, देखो सेकंड वाले में क्या लिखा है? व्हेन देयर इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ कंट्री ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट देयर इज अ ग्रेट इम्प्रूवमेंट in the standard of living of the people. There are, as a result, which human needs increase resources and used more and more. देखो, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी डेवलप हुआ कि नहीं हुआ? पहले के लोगों को वही काम करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, और वही काम उन लोग आज कर सकते हैं बहुत फास्टली और जल्दी। तो उन लोग क्या चाहेंगे? ज़्यादा यूज़ करना चाहेंगे, यहाँ लिखा है यूज्ड मोर, ज़्यादा यूज़ करना चाहेंगे, और उनके ज़्यादा प्रोडक्शन भी हो रहा है, तो उनको ज़्यादा इससे पैसे भी मिल रहे हैं। और अगर कंट्री के वो देखिए, कंट्री के बेस में तो क्या उनका इकोनॉमिक भी ग्रोथ हो रहा है। नेक्स्ट क्या है? थर्ड, सिंस टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर क्लोजली रिलेटेड, हैंस इट इज रिजल्ट इन ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब डेवलपमेंट भी हो रहा है इकोनॉमिक का, टेक्नोलॉजी का भी डेवलपमेंट हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि सब लोग बस सही चीज़ के लिए यूज़ करें, राइट? तो क्या करेंगे उन लोग? ओवर यूज़ करेंगे, तो ये एक गलत चीज़ भी है। सम सेक्शंस हैव ओवर एक्सप्लॉइटेटेड एंड रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक अगेन। ठीक, ये वही है कि जो इकोनॉमिक के लिए तो अच्छी बात है, इकोनॉमिक तो बढ़ रहा है हमारा कंट्री का रिसोर्सेज के हेल्प से, लेकिन जब ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। हमको क्या करना है? इनडायरेक्टली फ्यूचर जनरेशन के लिए भी इसको सेव करके रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का ये और है। ओके, एक्सप्लेन द मेन मेजर ऑफ रिसोर्सेज मैनेजमेंट। अब देखो, ये क्वेश्चन आपके सीजी सेट के 2019 के में भी आया है ना पेपर में। देखो क्या है, कैसे हम लोग रिसोर्सेज को अच्छे से मैनेज करके यूज़ कर सकते हैं, हम लोग को क्या क्या करना चाहिए कि वो अच्छे तरीके से यूज़ हो। सबसे पहला क्या लिखा है पॉइंट? प्रॉपर प्लानिंग एंड यूटिलाइजेशन। एक प्लानिंग होना चाहिए प्रॉपर, और सही तरीके से यूज करने का एक मेथड होना चाहिए। तो देखो, रिसोर्सेज शुड बी यूज अकॉर्डिंग टू प्रॉपर प्लानिंग, केयरफुल यूज हेल्प इन अवॉइडिंग वेस्टेज एंड इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूचर नीड्स। प्लानेट यूटिलाइजेशन हेल्प इन बैलेंस्ड डेवलपमेंट। देखो इसका मतलब क्या है? अगर आप लोग एक प्रॉपर प्लानिंग करके यूज़ करोगे तो ये उतना ही यूज़ होगा जितना आपको चाहिए, और वेस्टेज नहीं होगा। ठीक, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी ही ले लो, आप हम लोग क्या करते हैं? फैन है, एसी है, कूलर है, जब हम लोग वहाँ नहीं भी बैठे हैं तो ऑन करके चले जाते हैं। ठीक है, अब क्या पता हमको वहाँ कितना टाइम लगेगा? अगर आप एक दूसरे रूम भी गए हो तो आपको क्या पता आप कितने देर में वापस आओगे? कभी कुछ काम आ गया, कभी घर वाले कुछ बोल दिए, कभी फ़ोन कॉल आ गए, तो उस रूम का ऑन ही है। ठीक है, वो सारी चीज़ें ऑन है। कभी चार्ज फोन पे लगा दिए और निकाल रहे हैं तो ऑफ ही नहीं कर रहे हैं, तो ये सब मिसयूज हो रहा है ना, वेस्टेज हो रहा है ना, ये नहीं करना है। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल शुड बी कंजर्वेड। कंजर्वेशन हेल्प्स इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। इट आल्सो प्रोटेक्ट रिसोर्सेज फ्रॉम ओवर यूज एंड डिप्लेशन।
और थर्ड पॉइंट क्या है, रिसाइकलिंग एंड रीयूज, should be recycled and reused whenever possible. Recycle reduce the needs of new raw material, also help in reducing pollution and saving energy. अच्छा देखो ये दोनों पॉइंट्स में है क्या, अगर हम लोग पेड़ वगैरह जो कटिंग करके यूज करते हैं तो हम लोग को वापस से ग्रो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो वो क्या होगा, एक क्या होगा, रिन्यूएबल होगा ना, वो फिर से रेडी होगा ना वो रिसोर्सेज। और अगर हम लोग ऐसा कर ही नहीं रहे हैं, सिर्फ कट कर रहे हैं एंड यूज कर रहे हैं, तो एक टाइम के बाद ये खत्म नहीं होगा। अगर ये मिल भी सकता है हमको, लेकिन हमको कुछ करना भी तो पड़ेगा वापस से मिलने के लिए, तो उसके बारे में लिखा है। यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज, मॉडर्न टेक्नोलॉजी हेल्प इन बेटर मैनेजमेंट and efficient use of resources. It used reduce wastage and increase production. Technology also help in finding alternative resources. अब देखो टेक्नोलॉजी का भी बहुत इसमें हाथ है ना कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो। कैसे, पहले के ज़माने में लोगों के फसलों में कीड़े वगैरह लग जाते थे, उनको पता नहीं रहता था कि कौन सा हमको पेस्टिसाइड यूज़ करना है, कौन सा केमिकल यूज़ करना है। अभी देखियो फ़ोन में ऐप्स वगैरह दिखाते रहता है कि आप फ़ोटो डालो या उसके बारे में सर्च करो कि ऐसा वाला प्रॉब्लम है, हमको क्या करना चाहिए इस प्लांट के लिए, तो शो करता है कि आपको इस नाम का या इस टाइप का पेस्टिसाइड इसमें यूज़ करना है या केमिकल यूज़ करना है, तो ये एक हेल्पफुल हुआ। ओके नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, क्वेश्चन रीड करो आप लोग। What was the impact of the First World War on the world? देखो ये भी आया हुआ है एग्जाम में 2019 में। ओके देखो फर्स्ट क्या लिखा है, क्या क्या लॉस हुआ था जब वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो उसमें क्या क्या लॉस हुआ था। क्या वॉर में किसी को बेनिफिट हुआ है, नहीं, वॉर में हमेशा लॉस होता है, जीतने वाले का भी लॉस होता है। क्या उनकी मिलिट्री का डेथ नहीं होता, उनका जो वेपन्स वगैरह रहता है वो खर्च नहीं होता, क्या उनका उनका भी बैलेंस डिसबैलेंस नहीं होता, जो भी वो खर्च कर रहे हैं या जो जितना भी उनके पास है, ठीक, तो नुकसान दोनों का होता है, लेकिन ठीक है कभी किसी का ज़्यादा हो जाता है कभी किसी का कम हो जाता है। तो देखते हैं क्या है, ह्यूज लॉस ऑफ ह्यूमन मीन्स लाइफ एंड प्रॉपर्टी। देखो लाइफ और प्रॉपर्टी का तो बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था, कितने सारे लोग मरे थे, ठीक है, ये ऐसे आप पॉइंट से ही समझ सकते हो। देखो क्या लिखा है, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कॉस्ट मैसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ लॉस ऑफ ह्यूमन life, million of soldiers and civilians were killed, many cities, industries and agriculture lands were destroyed। देखो अब इस टाइम पे लड़ाई कर रहे हैं तो पूरा डिस्ट्रॉय हो रहा है ना, ऐसा थोड़ी है कि इस पर्टिकुलर एरिया है वहीं पे आप लड़ाई करो, नहीं, जो भी एग्रीकल्चर का एरिया है, इंडस्ट्रीज वगैरह है, सब वहाँ पे लड़ रहे हैं, वो भी वेस्ट हो रहा है, पूरा डिस्ट्रॉय हो रहा है, और लोग कितने सारे मारे गए थे, जो सोल्जर्स हैं वो भी और जो नॉर्मल पीपल्स हैं वहाँ के सिटीजन्स हैं वो भी। नेक्स्ट क्या है, पॉलिटिकल चेंजेस, द वॉर लीड द फॉल ऑफ मेनी पावरफुल एम्पायर्स लाइक जर्मन, ऑटम, रशियन एंड ऑस्ट्रो-हंगरियन एम्पायर, मेनी न्यू कंट्रीज वर फॉर्मेड, इट चेंज द पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड। देखो जो बहुत अच्छी अच्छी कंट्रीज थी ना, उनका भी मतलब वो भी हारे हैं यहाँ पे, उनका भी बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। देखो कहाँ, और हाँ भुखमरी से भी मरे हैं वहाँ के लोग, ठीक, अब ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, वॉर कंटिन्यू चल ही रहा है चल ही रहा है, तो एक टाइम पे ये कंडीशन आएगा ना, एग्रीकल्चर ठीक से हो नहीं रहा है, लोगों के पास क्या खाना बचा रहेगा, नहीं। तो देखो ओके अच्छा बताओ आप लोग कब से कब तक चला था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, 1914 टू 1918, ठीक है, 1914 टू 1918 तक चला था। देखते हैं थर्ड में क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था, राइजेस ऑफ न्यू कॉन्फ्लिक्ट्स। रीड करते हैं, मेनी कंट्रीज फेस सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस आफ्टर वॉर, इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड वर बैडली अफेक्टेड, कंट्रीज हैड टू स्पेंड ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मनी टू रीबिल्ड देयर इकोनॉमिक्स। देखो अब इतना सारा चीज़ उनका नुकसान हुआ है, इतना सारा इफेक्ट हुआ है, अब उनको वापस से उनमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वापस से बनाना पड़ेगा, तो ये सब एक लॉस है। राइसेस ऑफ न्यू कॉन्फ्लिक्ट, द हार्श टर्म ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, ये क्या होता है आप मेरे को बताओ, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स क्रिएटेड दिस dissatisfactions especially in German. This increased the tension among the nation. It later became one of the major reasons for the Second World War. अच्छा देखो
ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल ना बहुत सारी कंट्री ने मिलके बनाया था। कब बनाया था? आफ्टर 1919 के बाद बनाया था, 1920 में बनाया था। क्यों? ताकि दोबारा से ऐसा वॉर ना हो। उन लोग क्या चेक करते थे, जैसे एक आप ऐसा समझो कि आपको एक स्कूल है, वहाँ बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रहा है किसी क्लास में, तो कुछ ऐसे ग्रुप्स बना दिए गए हैं कि वो देखे कि यहाँ लड़ाई ना हो, ठीक है। तो ये वैसा ही एक ग्रुप था जिसमें कुछ कंट्रीज इन्वॉल्व थी और वो देखती थी कि ऐसा वापस से ये वर्ल्ड वॉर का कंडीशन ना आए, ठीक है। और ये सफल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो पावरफुल कंट्रीज थी, जिनके पास पैसा था, सारे रिसोर्सेज वगैरह थे, तो जब वो वॉर करते थे ना, या वो कुछ स्टेप्स लेते थे, तो ये कुछ नहीं कर पाती थी, ठीक है। ओके, तो आप इसका आंसर ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं और अच्छे से लिख सकते हैं। अब 13 का और वाला देखते हैं, क्या है? व्हाट वर द कॉजेस ऑफ डिफेक्ट द जर्मनी इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। देखो, जर्मनी के हारने का रीजन क्या था? बताओ, जर्मनी क्यों हार गई थी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में? क्यों हार गई थी जर्मनी? क्योंकि उसके यहाँ का उसको पता है, और बहुत सारे लॉस भी हुआ था जर्मनी का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। क्यों? क्योंकि उसको बहुत सारे फाइन्स लगाए गए थे, कि सारी गलती किसकी बता दी गई थी? जर्मनी की, और उसके ऊपर बहुत सारे फाइन्स लगाए गए थे, और उसका जो एरिया है वो भी कम कर दिया गया था। तो जर्मनी को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था, बहुत ज़्यादा, ठीक। अब रीड करते हैं क्या क्या है। फॉलोइंग आर द कॉजेस ऑफ डिफिशिट ऑफ जर्मनी इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। द वॉर पॉलिसी ऑफ जर्मनी, जो पॉलिसी थी वॉर की जर्मनी की, उसके कारण। और क्या है? इटली, जापान एंड अमेरिकन हेल्प ट्रिपल्ड एंटिटी इन द वॉर। नेवल पावर ऑफ जर्मनी वॉज वीक बिकॉज ऑफ सी रूट नेवी हैड फुल कंट्रोल। देखो, जो सी रूट था ना जर्मनी का, वो भी अंडर कंट्रोल था किसी और के, ठीक है। और इस वॉर में अमेरिका का एंट्री लेना, ये जर्मनी के लिए सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, ठीक है। उसको ये इन लोगों से, इतने सारे लोग से वो फाइट नहीं कर सकता था, और वो बहुत दिन से कंटिन्यू फाइट कर रहा था, और वो थक चुके थे उसके सोल्जर्स, ठीक है। वहाँ प्रॉपर फूड अवेलेबल नहीं था, वो उनके पास वेपन्स नहीं थे प्रॉपर लड़ने के लिए। तो ऐसे कंडीशन में एक कंट्री हार ही जाएगा ना, और इतने सारे कंट्री थे उसके सामने, ऊपर से अमेरिका भी आ गया था वर्ल्ड वॉर में, तब जाके जर्मनी को हार मानना पड़ा। जर्मनी हैड अ लैक ऑफ कॉलोनीज ड्यू टू वॉर। हर मरीन कॉलोनीज वेयर कैप्चर्ड बाय इंग्लैंड एंड अदर कंट्रीज। देखो, उसका जो कॉलोनीज था ना, वो भी कैप्चर हो गया था किसी और कंट्रीज, एक इंग्लैंड ने कैप्चर कर लिया था, और बहुत सारी कंट्रीज ने, जो मैं बोली, उनका एरिया भी ले लिया गया था वो। अब क्या है? ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, टर्की वॉज बैकवर्ड हु वर सपोर्टिंग जर्मनी इन द वॉर। देखो, ऑस्ट्रेलिया, टर्की, ये सब क्या थे? उसको सपोर्ट में थे, लेकिन जब वहाँ पे फूड प्रॉपर नहीं था, ठीक है, वो भूखमरी से मर रहे थे, तो यहाँ पे का फिर और कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं था। ओके, तो ये सारे कॉजेस आप बता सकते हैं जर्मनी के हारने का, और अच्छे से अपना आंसर लिखिएगा, क्योंकि आपका 10th का एग्ज़ाम है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आपको 10th में अच्छा परफॉर्म करना है। आपको कितना नॉलेज है ये मैटर नहीं करता, जब तक आप अपने आंसर शीट में अच्छे से आंसर नहीं लिखते। देखते हैं 14 क्वेश्चन क्या है। व्हाट वर द मेथड्स अडॉप्टेड बाय द नाजीज टू गेन कंप्लीट कंट्रोल ओवर द पीपल्स के ऊपर कंट्रोल रखने के लिए क्या क्या उन्होंने किया, ठीक है, कैसे कंट्रोल किए पीपल्स के ऊपर। तो देखो कैसे कैसे उन्होंने किया है। चेंजेस ऑफ माइंड ऑफ यूथ, चेंजेस ऑफ माइंड ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, स्पोर्ट्स एक्टिविटी एंड चेंजेस ऑफ माइंड ऑफ गर्ल्स। देखो, गर्ल्स को क्या बोला गया कि आप क्या लिखा है? गर्ल्स वेयर थॉट दैट दे वेयर मेड टू बी गुड मदर एंड डिलीवर प्योर ब्लड चिल्ड्रन। उनको क्या बताया गया कि ठीक है, ये घर के लिए ठीक है, उनको अच्छे से वो चाइल्ड का केयर कर सकती हैं, वो एक अच्छी मदर बन सकती हैं, ठीक। गर्ल्स को तो यहीं पे रोक दिया गया। स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी उनको ऐसे ऐसे स्पोर्ट्स कराए गए वहाँ के लोगों को जिसमें वॉर का कंडीशन हो, मतलब दो टीमें हैं, लड़ रही हैं, उसमें भी वो नॉर्मल गेम्स खेल रही है, उसमें जो लड़ाई होता है वो तो अलग है, लेकिन वो उसके बाद भी लड़ रही है, ठीक है। ऐसे स्पोर्ट्स कराए गए। चेंजेस ऑफ माइंड ऑफ स्कूल चिल्ड्रंस, स्कूल चिल्ड्रंस में क्या बताया गया? बाकी अदर कंट्रीज अच्छी नहीं है, सिर्फ यही कंट्री अच्छा है, इस टाइप से। इसको रीड कर लेते हैं। द नाजीज गवर्नमेंट गॉट द बुक प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द न्यू करिकुलम बेस्ड on its ideology. Since childhood, they were taught the education, patriotism, humility, and gratitude. They were told to hate Jews and worship Hitler.
ये हिटलर इस टाइम पे आया जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ ना, तब हिटलर की एंट्री होती है और वो बोलता है मैं जर्मनी को एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बनाऊंगा, और वो ये सब वहाँ पे फॉलो करवाने लगा, ऐसे लोगों के मन में लाने लगा कि सिर्फ यही कंट्री अच्छा है और यही सही है और बाकी अदर कंट्री नहीं। ठीक, फर्स्ट में क्या लिखा है, चेंज ऑफ माइंड ऑफ द यूथ। Since childhood, Nazi government captured the minds of the children. As they grew up, they were inspired to move towards Nazis through ideological training. देखो अब उनका बचपन से माइंड चेंज करने लगे ना उन लोग। अब आप किसी छोटे बच्चों को जो सिखाओगे वो वही सीख जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ के कंट्री में यही होने लगा, मतलब बचपन से वहाँ के लोगों को सिखा दे रहे हैं कि नहीं यही अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, आपको यही काम करना है। उनको मतलब पहले से ही लड़ने के लिए प्रिपेयर कर देना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 14 का और वाला क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नेशनलिज्म एंड एक्सट्रीम नेशनलिज्म? दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो क्या है नेशनलिज्म और एक्सट्रीम नेशनलिज्म। इसमें आएगा अपनी कंट्री के लिए शोइंग ऑफ लव, इसमें आएगा शोइंग ऑफ हेट, ठीक है। अगर आप अपनी कंट्री में पीस चाहते हैं, अगर आप वॉर चाहते हैं, ठीक है, अगर आप सारी कंट्री को रिस्पेक्ट कर रहे हैं और अगर आप बाकी कंट्रीज को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं या चाहते हैं कि वो ना रहे, हम ही कैप्चर कर लें, ये होता है प्रॉपर। अब रीड भी कर लेते हैं। देखो फर्स्ट में क्या है, नेशनलिज्म इज अ जनरल फीलिंग of people same country live in a same geographical area, their language culture are same, ठीक है। एक ही जोग्राफिकल एरिया में रहना और कल्चर वगैरह सब सेम करना, और मतलब अगर अलग भी है तो इक्वली ट्रीट करना उनको। उसमें क्या है, एक्सट्रीम नेशनलिज्म एग्रेसिव फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है, वहाँ एकता नहीं है। नेशनलिज्म emphasizes the development of their own nation and respect feeling of the other countries, देखो and territories of other nations। क्या लिखा है, अपने ही कंट्री को वो डेवलप करना चाहते हैं और क्या चाहते हैं, दूसरे कंट्रीज का रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। एक्सट्रीम नेशनलिज्म वांट स्टेबलाइज देयर कंट्रोल ओवर द वर्ल्ड, फॉर दिस दे टेक हेल्प द मिलिट्री एंड वॉर ऑल्सो। वो क्या चाहेंगे, पूरे जगह अपना कंट्रोल, ठीक है, पूरा बाकी सारे एरियाज या बाकी सारे कंट्रीज को भी कैप्चर करना चाहेंगे। कैसे, वॉर के थ्रू और मिलिट्री पावर को स्ट्रॉन्ग करके। बाय नेशनलिज्म द डेवलपमेंट, देखो पॉइंट्स थे ना, डेवलपमेंट of other political parties and organization take place. Extreme nationalists believing in violence and force destroy to the other organization and political parties of other countries। देखो ये बिलीव करते हैं डिस्ट्रॉय करने में जो भी पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टीज है, ऑर्गेनाइजेशन है वो, और ये सपोर्ट करने में, ठीक, बिलीव करते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है, देयर इज अ नो डेंजर ऑफ नेशनलिज्म फॉर इंटरनेशनल पीस, ठीक है, इसमें कोई डेंजर नहीं है, मतलब कोई खतरा नहीं है कि ठीक है शांति बनाए रखे। अगर दुनिया में शांति बनाने का जो पीस वाला मूवमेंट था, अभी हमने पिछले क्लास में किया था, तो ये नेशनलिज्म उसमें है और एक्सट्रीम नेशनलिज्म उसके अगेंस्ट है, ठीक है। ये डेंजर है भाई, इसमें कैसे पीस रहेगा, जब सब एक दूसरे से लड़ेंगे तो क्या कोई शांति से रह सकता है, नहीं। क्वेश्चन नंबर 15, विच कम्युनिटी मीडिया हैज इम्पैक्ट ऑन 20th सेंचुरी, एक्सप्लेन। 20th सेंचुरी में कौन सा कम्युनिकेशन मीडिया इम्पैक्ट किया है, ठीक है, चलो देखते हैं। फर्स्ट है स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कैसे स्प्रेड होता था, अभी भी आप सोचो, थ्रू इंटरनेट, टेलीविजन, फोन, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, ये सब से होता है। तो देखो वही लिखा हुआ है, ये तो बहुत सिंपल है, ये आप खुद से भी लिख सकते हो अच्छे से। टेलीविजन हेल्प इन स्प्रेडिंग न्यूज़, important information very fast. People could watch national and international events from their homes. Also helped in providing educational program to students and the public। देखो आप कहीं पे भी हो, आप नेशनल न्यूज़ भी देख सकते हो, इंटरनेशनल न्यूज़ भी देख सकते हो, कहीं के बारे में भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। टेक्नोलॉजी से बहुत ही फास्ट तरीके से हमारे पास न्यूज़ आ जाती है। ऐसा नहीं कि हम परसों का न्यूज़ देखेंगे, हम अभी का न्यूज़ दे सकते हैं, करेंटली क्या हुआ, अभी तुरंत क्या हुआ है, हम अगर देखेंगे इंटरनेट पे तो वो अवेलेबल मिलेगा। सेकेंड क्या है, सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। टेलीविजन बिकम अ पॉपुलर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट इन द 20th century. People enjoyed movies, series, music, shows and sports program. It helped the people relax and spend quality time with family। अच्छा देखो ये सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है और आप लोग तो मोस्टली इसी के लिए यूज़ करते होगे,
है ना। कैसे, मूवीज देख रहे हो, सीरीज देख रहे हैं, ठीक। अब हम लोग यहाँ एक अच्छा चीज लिखा है कि क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है विद फैमिलीज के साथ, लेकिन ये होता था कुछ टाइम पहले जब सब लोग टीवी में एक साथ देखा करते थे, ठीक है। जो भी देख रहे हैं, न्यूज देख रहे हैं तो न्यूज ही देखेंगे सब, मूवी देख रहे हैं तो मूवी, सीरियल देख रहे हैं तो सीरियल, लेकिन अभी सबका पर्सनल स्मार्टफोन है, सब अपने अपने अकॉर्डिंग देख रहे हैं, जिसको सीरीज देखना है सीरीज, न्यूज देखना है न्यूज, ठीक। तो हाँ, हम बोल सकते हैं कि हम स्पेंड कर सकते हैं टाइम अगर हम लोग सब एक साथ देख रहे हैं। Cultural exchange. Television help people learn about different cultures, tradition, and lifestyle. It connected people from different countries and societies. This increase the understanding and unity among peoples. अच्छा देखो, अभी बहुत टाइम पहले जब ये सब नहीं था तो हम लोग दूसरे लोगों के फेस्टिवल के बारे में उतना नहीं जानते थे, मीन्स पता ही नहीं था क्या होता है, इन लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन अभी आप देखोगे कोई सी भी फेस्टिवल्स आती है, बहुत सोशल मीडिया में पूरा रहेगा, हमको पता रहेगा कि हाँ ये फेस्टिवल आया है, इन लोग मनाएंगे, इस तरीके से मनाएंगे, ठीक है। तो क्या हो रहा है, हम भी उनके फेस्टिवल कल्चर के बारे में जान रहे हैं, वो भी हमारे फेस्टिवल कल्चर के बारे में जान रहे हैं, कि यूनिटी आ रहा है कि ठीक है इस पर्पज से ये वाला फेस्टिवल बनाया जाता है, इसके पीछे ये स्टोरीज है, ओके। तो इससे ओके, नेक्स्ट है पब्लिक अवेयरनेस। Television played an important role in the spreading awareness about social issues. It informed people about government policies, health programs, and world events. It also helped in educating people about their rights. Okay, देखो, टेलीविजन पीपल्स में अवेयरनेस भी फैलाता है, कैसे, वो प्रॉपर नॉलेज देता है, ठीक, कि आपके राइट्स क्या हैं, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है, सोशल इश्यूज, पॉलिसीज और हेल्थ प्रोग्राम, गवर्नमेंट क्या क्या लेके आ रही है, क्या पॉलिसीज ला रही हैं, क्या हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, और उसका ट्रीटमेंट क्या करना है, ये सब नॉलेज हमको मिलता है। तो देखो याद रहेगा ना, पॉइंट स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, कल्चरल एक्सचेंज और पब्लिक अवेयरनेस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का और वाला क्या है, व्हाट वर एंटरटेनमेंट सोर्स बिफोर अराइवल ऑफ फिल्म्स, व्हाट डिफरेंस एंड सिमिलैरिटीज डू यू फाउंड अमंग दिस मेन सोर्स एंड फिल्म्स। अच्छा देखो, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें आपको क्या बताना है कि जो पहले के टाइम होता था, ठीक है, और अभी के टाइम, अभी क्या है, आपके पास इंटरनेट है, आप फिल्म्स वगैरह देख सकते हैं। पहले के टाइम था क्या, नहीं। तो उस टाइम के लोग कैसे यूज करते थे, मतलब कैसे वो एंटरटेनमेंट करते थे, ऐसा तो नहीं है कि उस टाइम कुछ नहीं करते थे, अभी अभी आया तो ये सब होने लगा, नहीं, उस टाइम भी करते थे। देखो क्या करते थे, बिफोर अराइवल ऑफ फिल्म पीपल्स गोइंग टू वॉच ड्रामास for the theaters are built for their entertainments along with dramas, dance, poetry was popular। देखो उस टाइम के लोग इस तरीके से करते थे, ठीक है, वो ड्रामास वगैरह होता था ना, वहाँ लोग कलेक्ट होके देखते थे, जो नाटक वगैरह करते थे, डांस होता था, पोइट्री जो पोएम्स वगैरह बोलते हैं, शायरी करते हैं, ठीक। तो ये सब उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। देखो नेक्स्ट क्या है, सिमिलैरिटीज बिटवीन द फिल्म एंड दिस मीन्स ऑब्जेक्टिव ऑफ डांस ड्रामा वॉज टू एंटरटेन पीपल इन द सेम वे एज नाउ फिल्म्स डू। देखो वही तरीका है, लेकिन अब हम लोग नॉर्मल जाके नहीं देखते, अब हम लोग फोन टीवी वगैरह में देखते हैं, फिल्म्स एक्टर्स करते हैं और हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब डिसिमिलैरिटीज क्या है, ये सिमिलैरिटीज हुई कि वैसा ही है, अभी अभी हम लोग फोन टीवी वगैरह में देखते हैं, एक्टर्स के थ्रू देखते हैं, और ये लोगों की भीड़ कलेक्ट होती थी, वहाँ वो लोग स्टेज वगैरह बनाते थे थोड़ा बहुत, और वहाँ ये सब किया जाता था, ठीक है। जो भी ड्रामास का प्रोग्राम है, डांस, ये बहुत चलता था। अभी आप लोग को लगता होगा कि ये कौन देखने जाता होगा, लेकिन नहीं, उस टाइम पे बहुत क्रेज था इस चीज़ का। जैसे अभी लोग मूवी देखने जाते हैं थिएटर्स में, ये उस टाइम का वही है, समझ लो। देखो डिसिमिलैरिटीज क्या है, इन ओल्ड मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट फ्यू लिमिटेड पीपल यूज्ड वॉच आर्टिस्ट डायरेक्टली विच इज फिल्म आर्टिस्ट आर नॉट सीन डायरेक्टली। देखो क्या है, उस टाइम बट दे एंटरटेन पीपल इनडायरेक्टली एंड एक्टिंग ऑन स्क्रीन। ओके, आई विल एक्सप्लेन। देखो क्या है, पहले के लोग डायरेक्टली देखते थे, फेस टू फेस देखते थे एक्टर्स को, या जो भी वहाँ ड्रामा हो रहा है, डांस हो रहा है। अभी हम लोग नहीं देखते हैं, डायरेक्टली स्क्रीन पे देखते हैं ना, वो स्क्रीन पे हमको एंटरटेन करते हैं, वही बताया है। और सेकंड पॉइंट में क्या है, फिल्म्स आर एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव तो होते हैं, पूरा शूटिंग वगैरह होता है, एडिटिंग होता है, उसके बाद आपको दिखाया जाता है। और इसमें है क्या, वो लोग बस प्रिपेयर होते थे एंड आपके सामने परफॉर्म करते थे, राइट।
अब देखो, दे रिक्वायर्ड ह्यूज इन्वेस्टमेंट बट ट्रेडिशनल मीन्स नीड नॉट रिक्वायर ह्यूज मनी, वही लिखा है। ओके, उनको इतना स्पेंड करने का जरूरत नहीं था जितना अभी है। थर्ड है एंड लास्ट है, इन ओल्ड एंटरटेनमेंट सोर्स लेस टेक्निक्स वर यूज टुडे। अब देखो टेक्निक्स भी अब आज बहुत हो गया है ना, मतलब देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्शंस दिखाते हैं मूवीज में, कॉमेडी दिखाते हैं। उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था, उतने ज्यादा टाइप्स के वैरायटीज नहीं अवेलेबल थे। ठीक, ओके। अब देखो आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, अब एक सेकेंड। अच्छा, पता है हम लोग जब मैं छोटी थी तो हम लोग दादाजी से स्टोरीज वगैरह सुनते थे। उस टाइम पे क्या होता था, जो वो स्टोरी सुनाते थे हम लोग विजुअलाइज करते थे कि ये रियल में ऐसा होता होगा। तो उस टाइम का क्या था, मीन्स अभी छोटे बच्चों को देखे हो आप लोग, फोन्स वगैरह देंगे, कार्टून देखेंगे। हम लोग डेली आफ्टर डिनर कम्प्लीटली हम लोग जाएंगे दादाजी के पास और स्टोरीज सुनेंगे उनसे। और इतना सस्पेंस रहता था कि वो एक दिन में कंप्लीट भी नहीं करते थे, आधी स्टोरीज दूसरे दिन सुनाएंगे। ठीक है, तो वो उस टाइम का था कि बहुत मतलब उसी में हम लोग बहुत खुश रहते थे और अच्छे से रहते थे। चलो 16 देखते हैं, व्हाई वाज दिसा मोमेंट नीडेड। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि जो गन्स वगैरह वेपन्स वगैरह बनाते हैं ना, वो कम कर देना। ठीक है, लोग इस पे ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, और इधर कंट्री की हालत ठीक नहीं है, और दूसरे चीज़ पे इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन क्या सिर्फ बना रहे हैं वेपन्स, गन्स, केमिकल्स वाले बॉम्ब्स, एटॉमिक बॉम्ब, ये सब डेवलप कर रहे हैं। इसमें भी तो बहुत पैसा खर्च होता है। तो ये डिसा मूवमेंट नीडेड क्यों था, क्यों ऐसा नौबत आया कि ये सब कम करना पड़ा बनाना। ठीक है, अब देखो इससे भी तो लड़ाइयाँ हो रही है, एक कंट्री के पास बहुत ज़्यादा है तो दूसरी कंट्री ऑब्वियसली उससे डरेगी, उसके पास इतना सारा चीज़ है, हमारे पास नहीं है, अगर वो अटैक कर दिया तो हम लोग तो हार ही जाएंगे, तो वो इस कारण से बनाएंगी। दोनों कंट्री के बीच क्या कंपटीशन हो रहा है, ये गन्स वगैरह बनाने का। ठीक, तो इसके कारण ये आया। अब देखो इसमें क्या है, टू मेंटेन वर्ल्ड पीस। ठीक है, दुनिया में शांति बनाए रहने के लिए, वॉर का कंडीशन ना हो, इसलिए बनाया गया कि नहीं हम ज़्यादा वेपन्स वगैरह नहीं बनाएंगे। क्या लिखा है, डिसा मूवमेंट वॉज नीडेड टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कंट्रीज, एक्सेस वेपन्स इंक्रीज टेंशन अमंग नेशंस, रिड्यूसिंग वेपन्स हेल्प इन मेंटेनिंग पीस एंड स्टेबिलिटी इन द वर्ल्ड। वही चीज़ है जो अभी मैं एक्सप्लेन किया आप लोग को। देखो सेकंड देखते हैं, टू प्रिवेंट डिस्ट्रक्शन, मॉडर्न वेपन्स स्पेशली न्यूक्लियर and chemical weapons can causes massive destruction. Disarmament helped in protecting human life, property, reduce danger of large scale loss during war. देखो क्या है इसमें, जो मॉडर्न तरीके के वेपन्स है, जो बॉम्ब्स वगैरह उन लोग बनाते हैं न्यूक्लियर वाले, वो अगर ये ज़्यादा टेंशन क्रिएट करता है कि दूसरी कंट्रीज पे कि इससे ये बहुत बड़ा वेपन है, अगर ये सामने वाले के पास है हमारे पास नहीं है तो हम क्या कैसे करेंगे। तो ये डिसा मूवमेंट हेल्प करता है कि लोगों के लाइफ सेव करने की, प्रॉपर्टी सेव करने की। ओके, और थोड़ा डेंजर्स रिड्यूस करता है। थर्ड पॉइंट में क्या है, टू रिड्यूस मिलिट्री एक्सपेंस। अच्छा मेरे को बताओ, अगर मिलिट्री रेडी कर रहे हैं, पूरा फोर्स रेडी कर रहे हैं, तो उनके ऊपर भी तो खर्च है, उतने जितने मिलिट्री रेडी करोगे उनको फूड प्रोवाइड करना, सैलरी प्रोवाइड करना, उनके अकॉर्डिंग वेपन्स वगैरह उनको प्रोवाइड करना, तो ये सब में खर्चा है ना, तो इसका खर्च कम करने के लिए भी ये हेल्पफुल हुआ। ठीक, देखो रिड्यूस एक्सपेंस कर रहा है, सेव्ड मनी कर रहा है, आप लोग रीड कर सकते हो। देखो फोर्थ पॉइंट देखो, टू प्रमोट international cooperation, DISA movement encourage trust and cooperation among countries. It help nation to solve problems through discussion instead of war. This strength international relations। देखो ये मूवमेंट क्या लेके आया था कि एक कंट्रीज डायरेक्टली वॉर नहीं कर रही हैं, बैठ के सॉल्व कर रही हैं, अगर उनके बीच कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस करके सॉल्व कर रही है, ना कि डायरेक्टली वॉर कर रही हैं। ठीक, तो ये एक तरीका भी हुआ, नॉर्मल शांति का तरीका हुआ कि सॉल्व कर ले रहे हैं वो लोग प्रॉब्लम बिना फाइट के, और किसी भी कंट्री का लॉस भी नहीं हो रहा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का, और है give the brief description on England and USA work against the disarmament of atomic power। देखो अब इन दोनों कंट्री ने क्या क्या किया था उसके बारे में पूछा है। इंग्लैंड का क्या रोल था, यूएसए का क्या रोल था,
इंटरनेशनल एग्रीमेंट में क्या हुआ, प्रमोशन ऑफ पीस यूजफुल रहा कि नहीं रहा। देखते हैं इंग्लैंड का क्या था। देखो, इंग्लैंड सपोर्टेड द कंट्रोल एंड रिड्यूस ऑफ एटॉमिक वेपन आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। इट पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल डिस्कशन and agreement to prevent the misuse of atomic power. England also support organization that promote peaceful use of nuclear energy। देखो, इंग्लैंड भी सपोर्ट में था, जो भी डिस्कशन होता था उसमें वो पार्टिसिपेट करता था और वो एग्रीमेंट के साथ था कि ठीक है, न्यूक्लियर वेपन ऐसे यूज करना सही नहीं है और इसको ज़्यादा यूज ना किया जाए, इवन बनाया भी ना जाए। क्या करेंगे ज़्यादा बना के। यूएसए रोल, यूएसए का क्या था, द यूएसए टुक इम्पॉर्टेंट स्टेप टू कंट्रोल एटॉमिक वेपन्स आफ्टर यूजिंग देम इन वर्ल्ड वॉर टू। जब इसने यूज कर लिया तब देखो उसके बाद क्या, इट सपोर्टेड इंटरनेशनल प्लान्स, वो इंटरनेशनल प्लान्स को सपोर्ट करने में हेल्प करता था। ट्रीटीज टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। द यूएसए ऑल्सो इनकरेज यूज ऑफ एटॉमिक एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पस लाइक इलेक्ट्रिसिटी एंड साइंटिफिक रिसर्च। देखो, वो भी चाहता था कि ये सब चीज़ का यूज़ अच्छे चीज़ के लिए हो, ना कि वॉर के लिए। ओके, वर्ल्ड वॉर टू में ये लोग नहीं चाहते थे कि ऐसा यूज़ हो और सब अपनी अपनी सेफ्टी को ध्यान में रख रहे थे। इंटरनेशनल एग्रीमेंट क्या, बोथ इंग्लैंड एंड यूएसए पार्टिसिपेट इन ग्लोबल एग्रीमेंट related to nuclear disarmament. They worked with international organization to control nuclear testing and production of atomic weapons. दोनों ने इक्वली पार्टिसिपेट किया और न्यूक्लियर वेपन्स के लिए जो स्टेप्स लेने थे दोनों ने साथ में लिया है। प्रमोशन ऑफ पीसफुल यूज, England and the USA promoted the use of atomic power for development and scientific progress. They supported programs that use nuclear energy for medicine, agriculture and power generation instead of warfare. देखो, अच्छी चीज़ों के लिए यूज़ करने के लिए उन्होंने भी बताया कि ठीक है, मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड पावर जनरेशन ये सब चीज़ के लिए यूज़ किया जाए, ना कि वॉर के लिए यूज़ किया जाए। ठीक, ये कंट्री के लिए वेलफेयर भी होगा और इससे वॉर का कंडीशन भी नहीं आएगा। ठीक, ओके, तो ये आपका था लास्ट क्वेश्चन शॉर्ट आंसर का। शॉर्ट आंसर यहाँ पे ख़त्म होता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे लॉन्ग आंसर। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू एवरीवन।